हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। जेनेटिक्स वर्ड जेनेसिस से लिया गया है और इस जेनेसिस का मीनिंग होता है जनरेट करते रहना, मीन्स आगे बढ़ाते रहना। ठीक है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी आती है, फिर उससे उसकी अगली पीढ़ी आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पूर्वज होते हैं उनके वंशज आते हैं, फिर तो इस तरह से ये जो है पीढ़ियाँ जनरेट होते रहती हैं, एक के बाद एक चलती रहती हैं। तो इन सब का ये सब जो है ये सब जेनेटिक्स के अंतर्गत ही आता है। तो एक तरह से ह्यूमन बीइंग का पूरा स्टडी है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। परिभाषा के रूप में इसको हम देखें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, मतलब जो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है और उसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये चैप्टर भी यही है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। सिद्धांत मतलब इनके प्रिंसिपल्स, रूल्स, नियम। ठीक है, जेनेटिक्स वर्ड को देने वाले हैं डब्ल्यू बेटसन। तो चलिए अब हमको यहाँ पे दो वर्ड और मिल रहे हैं, वंशागति एवं विविधता। ये क्या है इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वंशागति यानी इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, वंशागति। ठीक है, लक्षण मतलब कैसे लक्षण, वो कैरेक्टर जो माता पिता में होते हैं, पेरेंट्स में होते हैं और उनसे उनकी संतानों में जाते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। ठीक है, अब ये कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, कोई भी लक्षण हो सकता है जो पेरेंट्स में पाया जा रहा है, कि जैसे उनकी हाइट हो सकती है, उनके स्किन का कलर हो सकता है, आँखों का कलर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कैरेक्टर्स में आती हैं। तो ये कैरेक्टर्स जो होते हैं ये पेरेंट्स से उनकी संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसको आप और अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि जो कुछ भी है ना, पेरेंट्स से बच्चों को जो कुछ भी मिल रहा है एक तरह से यदि देखा जाए तो सारी चीज़ें जो हैं वो इनहेरिटेंस के अंतर्गत आती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हम डीएनए को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर केवल हम डीएनए और डीएनए से आने वाले कैरेक्टर्स को ही देखेंगे। तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स में कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं उसके, वो सब उनके ऑफ स्प्रिंग में यानी कि उनके चाइल्ड्स में जाते हैं। ठीक है, तो वही है वंशागति या इनहेरिटेंस। ठीक है, अब है विविधता या वेरिएशंस, इसको हम देखते हैं। एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में पाई जाने वाली विभिन्नता अथवा जनकों एवं उनकी संतानों में विभिन्नता। यहाँ पे दो चीज़ें आ गई है ना। एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में पाई जाने वाली विभिन्नता का मतलब हुआ कि पेरेंट्स एक ही हैं और उनकी जो संतानें हैं, ठीक है, उनमें भी आपस में विभिन्नता या अंतर देखने को मिलता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी सगी बहन या आपके सगे भाई, ठीक है, आप दोनों क्या हैं, एक ही पेरेंट्स के संतानें हैं। ठीक है, एक ही पेरेंट्स से जनक से उत्पन्न संतानें हैं। तो क्या ऐसा है कि आप दोनों में सारी चीज़ें एकदम सेम हो, सब चीज़ एकदम समान हो, कोई भी डिफरेंस ना हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि सगे जो भाई बहन होते हैं, एक ही जनक से उत्पन्न होने वाली जो संततियाँ होती हैं उनमें भी डिफरेंस या विभिन्नता देखने को मिलती है। अब वो भी विभिन्नता वही जैसे हमने अभी ऊपर बताया कि कैरेक्टर्स के आधार पे हो सकती है, उनमें जो भी लक्षण दिखाई देते हैं। हाइट को, आपके भाई का हाइट अलग होगा, आपकी हाइट अलग हो सकती है, दोनों बराबर नहीं होंगे। स्किन कलर अलग हो सकता है, बाल अलग हो सकते हैं, एक का स्ट्रेट एक का घुंघराले। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि सगे जो भाई बहन होते हैं यानी एक ही पेरेंट से उत्पन्न होने वाले जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स,
ठीक है, उनमें भी वेरिएशंस देखने को मिलती है। ठीक है, हर इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है, वो किसी दूसरे पर्सन से पूरी तरह से समान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है, तो इसका यही अर्थ हुआ कि पेरेंट्स से जो संतान उत्पन्न हो रही है, एक ही जनक है उनके। ठीक है, और उनकी संतानों में भी वेरिएशंस दिखने को मिलती है, अथवा जनक और उनकी संतानों में, अथवा पेरेंट्स में और उनके चाइल्ड में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड जो हैं वो सेम नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ों को लेके, बहुत सारे कैरेक्टर्स और लक्षणों में हम देखें तो उनमें भी डिफरेंस होता है। माता पिता में और उनके बच्चों में भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही है वेरिएशन, यानी अंतर या विभिन्नता। ठीक है, चलिए अब फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक कौन है? सर जी.जे. मेंडल को कहा गया है। जो मेंडल हैं वो आनुवांशिकी के जनक या पिता कहे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है मेंडल, आप सब लोग इनको जानते होंगे, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत इनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक तरह से बोला जाए तो ये जो ब्रांच है जेनेटिक्स, इसको मेंडल ने ही स्टार्ट किया है। ठीक है, इन्होंने जो सारी चीज़ें ये हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर सबसे पहले इन्होंने ही स्टडी या कार्य जो है वो अपना स्टार्ट किया था। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स W. बेटसन, जिन्होंने जेनेटिक्स वर्ड दिया, वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहे जाते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स T.H. मॉर्गन, ये मॉर्गन जिन्होंने की सेक्स लिंकेज पर बहुत सारी अपनी थ्योरीज़ बताई। ठीक है, बड़ी बड़ी थ्योरीज़ दी हैं लिंकेज से रिलेटेड। तो ये हो गए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों, है ना, वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए उनको हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेंडल के का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को और दे देती हूँ। जो मेंडल थे, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव का नाम था सिलीसिया। इनके फादर कृषक थे, इसलिए ये इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई। मेंडल ने करीब 14 वर्ष तक मटर के पौधों पर कार्य किया और इस दौरान उन्होंने लगभग 10,000 प्रयोग किए। ठीक है, इन प्रयोगों से जो परिणाम प्राप्त हुआ उनको एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम के एक शोध पत्र में प्रकाशित किया गया। लेकिन उस समय दुर्भाग्य बोल सकते हैं मेंडल का कि उस समय उनके शोध को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, उस समय के समकालीन जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा मेंडल के कार्य को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। उनको वो श्रेय तब नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। इसके कई रीज़न थे। तो मेंडल जो थे ये संकरण या क्रॉस का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक नहीं थे। इनसे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने मटर के पौधे पर क्रॉस कराया था, है ना, अपने प्रयोग किए थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए थे। सफलता किसी को इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि उन्होंने एक साथ एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना चाहा था। जबकि मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में एक बार में केवल एक ही लक्षण को लिया और उसकी वंशागति का अध्ययन किया, उसको समझने का प्रयास किया। इसलिए मेंडल को इस क्षेत्र में सफलता मिली। ठीक है, तो जो मेंडल थे वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि मटर के पौधों के जो लक्षण हैं वो जनक से संततियों में जाते हैं। ठीक है, ये बताने वाले, ये प्रदर्शित करने वाले मेंडल पहले वैज्ञानिक थे। इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई। चलिए अब हम देखते हैं कि मेंडल ने टेक्निक्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए कुछ टेक्निक्स का प्रयोग किया। वो टेक्निक्स क्या थी उनको आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों को 3 स्टेप में प्रतिपादित किया जो इस प्रकार हैं। ठीक है, तो उनकी जो टेक्निक्स थी वो 3 स्टेप में थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपने प्रयोगों को पूर्ण किया। तो वो 3 स्टेप क्या थे उनको हम स्टेप वाइज देखते हैं।
सबसे पहला है सत्य प्रजनक पौधों का चयन, मीन्स सेलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स और पेरेंट्स। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो था कि पेरेंट्स का चयन करना, ठीक है, पेरेंट्स का सिलेक्शन। और वो पेरेंट्स कैसे हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मेंडल ने मटर के 7 अलग अलग वैरायटी को लिया और उस पर अपने प्रयोग किए। तो इन्होंने मटर के 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षणों का चयन किया। विपर्यायी लक्षण का मतलब होता है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत लक्षण, ठीक है। जैसे एक लंबा है तो दूसरा बौना, ये क्या है? विपर्यायी लक्षण है। तो इस तरह के 7 जोड़ी लक्षणों को मेंडल ने लिया। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सत्य प्रजनक पौधे या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का मतलब होता है कि 2 अलग अलग पौधों में जब क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराने के बाद उनकी संतानें आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? F1 पीढ़ी, है ना। F1 जनरेशन उनको हम बोलते हैं या ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं। तो F1 जनरेशन में जो संततियाँ प्राप्त हुई हैं उनका जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, ठीक है, तो जो अगली पीढ़ी प्राप्त होगी जिसको हम F2 जनरेशन बोलते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद F1 पीढ़ी का सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जो F2 जनरेशन आती है उसमें वही सारे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो उनके पेरेंट्स में होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। फॉर एग्जांपल हमने टॉल प्लांट को लिया और ड्वार्फ प्लांट्स को लिया, लंबे पौधे को लिया और बौने पौधों को लिया, ठीक है। ये 2 हमारे पास पौधे हैं, इनको हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेट करवाया। मीन्स कि जो लंबे पौधे हैं उनका लंबे पौधों के साथ हमने स्वपरागण कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। जो बौने पौधे हैं उनका बौने पौधों के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है। तो जो F2 जनरेशन आएगी वो कैसी होगी? F2 जनरेशन के सारे पौधे जो हैं वो लंबे प्राप्त होंगे, ठीक है। इसी तरह से इधर जो बौने पौधों का जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था तो उनकी जो जनरेशन आएगी उसके वो सारे पौधे कैसे होंगे? बौने होंगे। तो ये कहलाता है ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया कि सबसे पहले उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि पेरेंट्स या जनक का चुनाव किया, ठीक है। फिर उनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा। सेकंड है संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त करना। अब वही जो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स प्लांट का सिलेक्शन किया, जनक पौधों का चयन किया और फिर उनके बीच में संकरण कराया या क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने से क्या प्राप्त होगा? अगली जनरेशन F1 जनरेशन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो F1 जनरेशन प्राप्त हुई, हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉस विथ कॉन्ट्रास्ट ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर जो क्रॉस कराया गया वो कैसे, किस तरह से कराया गया? कंट्रास्ट ट्रेट को लेके, ठीक है। अब ट्रेट क्या होते हैं? जैसे कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर्स क्या हो गए? फॉर एग्जांपल जैसे हाइट है, ऊंचाई, ये एक कैरेक्टर हो गया, लक्षण हो गया, ठीक है। अब इसके ट्रेट क्या होंगे? लंबापन और बौनापन, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ये दोनों इसके क्या हैं? ट्रेट हैं ऊंचाई के। इसी तरह से यदि दूसरा हम एग्जाम्पल देखें तो कलर, स्किन का कलर, ठीक है। तो इसमें कलर के अंतर्गत जितने भी ट्रेट आते हैं, येलो, ब्लू, रेड, ये सब क्या हो गए? ट्रेट्स हो गए। तो इन्होंने जो क्रॉस कराया था वो कंट्रास्ट ट्रेट को लेके, मतलब एक बिल्कुल अपोजिट ट्रेट को लिया, ठीक है। अपोजिट कैरेक्टर्स के ट्रेट्स को लेके उन्होंने क्रॉस या संकरण कराया था। इसी के अंतर्गत इन्होंने मोनोहाइब्रिड एवं डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कराया। अब ये मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ, बाकी डिटेल में आगे आप लोग पढ़ेंगे। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर को लेकर जो क्रॉस कराया जाएगा वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स टू, हाइब्रिड कैरेक्टर्स, क्रॉस मीन्स क्रॉस। तो जब 2
लक्षणों को लेकर उनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब 2 लक्षण मतलब 2 जोड़ी विपर्यायी लक्षण या 2 जोड़ी विपरीत लक्षण, ठीक है, एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देती हूँ बच्चों को जो समझ में नहीं आती है कि F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी क्या है, वो मैं अभी बता ही रही थी। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये 2 प्लांट्स हैं, कैपिटल T, स्मॉल t, ये 2 अलग अलग प्लांट्स हैं, ये हैं पेरेंट्स, ठीक है। इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, पेरेंट्स से क्या आ जाएंगी, ऑफ स्प्रिंग्स यानी संतानें। तो यहाँ पे हमको मिल गया कैपिटल T स्मॉल t, तो ये F1 जनरेशन कहलाएगी, ठीक है। मतलब माता पिता से जो संतान आ रही है वो क्या कहलाएगी, पहली पीढ़ी F1 जनरेशन। अब इन्हीं F1 जनरेशन का हम सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस करा दें, या इसको भी हम नहीं बोलते, सेल्फ क्रॉस हम नहीं बोलते यहाँ पे अभी कुछ भी। अब इस F1 जनरेशन ये से अगली पीढ़ी जो आएगी, F1 जनरेशन में जो पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं उनसे जो पौधे आएंगे आगे, तो यहाँ पे जो प्लांट्स प्राप्त होंगे, अब इसको हम मान लेते हैं कुछ भी है ये, फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। तो ये जो प्राप्त हुए, इनसे जो ये प्राप्त हुए प्लांट्स ये कहलाएंगे F2 जनरेशन, ठीक है। फिर इनका क्रॉस होगा, ठीक है, फिर इनमें क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेशन के द्वारा फिर अगली पीढ़ी प्राप्त होगी तो ये कहलाएगी F3 जनरेशन, ठीक है। तो इस तरह से F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, इस तरह से जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो प्राप्त होती जाती हैं जब पौधों में क्रॉस कराया जाता है आगे। तो पहले पेरेंट्स आए, 2 पेरेंट्स थे, अलग अलग पौधे थे, उनके बीच में क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी प्राप्त हो गई, है ना। पहली पीढ़ी की जो संतानें प्राप्त हुई वो ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजेनी भी इनको बोलते हैं, इनको हम F1 जनरेशन बोलेंगे। फिर उनमें पॉलिनेशन हुआ उन पौधों में और उनकी जो संतानें उत्पन्न हुई, उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स आई वो F2 जनरेशन कहलाएंगी। F2 जनरेशन से F3 जनरेशन, तो इसी तरह से ये कंटिन्यू आगे जनरेशन जो है वो चलती जाती है, ठीक है। चलिए अब इसी में हम आगे चलते हैं, 3rd स्टेप में आते हैं हम। तो 3rd स्टेप क्या है, संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण द्वारा F2, F3 आदि पीढ़ियों को प्राप्त करना, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स एंड ऑब्टेनिंग F2, F3 एक्सेट्रा जनरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस से F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया या उनको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया गया, तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी, F2, ठीक है। फिर F2 जनरेशन के पौधों में स्वपरागण की क्रिया होने दी जाएगी, तो अगला जो पौधे आएंगे वो कहलाएंगे F3 जनरेशन। F3 जनरेशन के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा और उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगी वो कहलाएंगी F4 जनरेशन। तो इस तरह मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन करा के मटर के पौधों की कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, ठीक है। तो इन्होंने कई पीढ़ियों का यहाँ पर अध्ययन किया, F1 जनरेशन का, F1 जनरेशन से फिर F2 जनरेशन को लेके आए, फिर F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करा के F3 जनरेशन। तो इस तरह से इन्होंने कई जो जनरेशन है उनका स्टडी किया और ये एक मेन रीज़न है, ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन है और बहुत सारी जनरेशन्स की स्टडी है की मेंडल ने, ये एक मेन रीज़न था उनके सक्सेसफुल होने का, जिन्होंने उनको सफलता दिलाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ, एक वर्ड होता है इमैस्कुलेशन, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इमैस्कुलेशन एंड पैगिंग, ये क्या होता है, क्रॉस से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एक फ्लावर को हम देखें,
ठीक है, ये एक फ्लावर है। यहाँ पर देखिए, ये इसका क्या है, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टल है, और ये जो है ये स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। अब यदि इसका मैं पेटल्स बना देती हूँ, ये पेटल्स हो गया, ये फ्लावर का एलस है, ठीक है, सेपल हो गया। अब मेंडल ने क्या किया, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, कंप्लीट फ्लावर है। इसमें हम देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जा रहा है, तो ये कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। और यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें स्टेमन में एंथर लोब है, उसके अंदर एंथर बनेंगे, और ये एंथर रिलीज होके कहाँ चले जाएंगे, स्टिग्मा पे आके चिपक जाएंगे, और यहाँ से फिर पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी, ठीक है, जर्मिनल ट्यूब बनेगी और फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे आसानी से हो सकता है। तो मेंडल ने क्या किया कि इनका जो ये मेल पार्ट है, स्टेमन, इसको काट दिया। फ्लावर का जो मेल पार्ट था, यानी कि स्टेमन, इसको इन्होंने काट कर अलग कर दिया। अब इसमें क्या बचा, केवल फीमेल पार्ट। स्टिग्मा को इन्होंने क्या किया, ऊपर से ऐसे कवर कर दिया, रैप कर दिया पॉलीथीन से, बटर पेपर से। यहाँ पर उन्होंने स्टिग्मा के ऊपर उन्होंने अपना मनचाहा पॉलन ग्रेन रखा, ठीक है, और उसको कवर कर दिया स्टिग्मा को, ताकि किसी दूसरे फ्लावर का कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके यहाँ पर ना आ सके, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यही कहलाती है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही, आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।